चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी शिक्षण अभिरुचि क्लास। पीटीईटी और आपके जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए तो भाई ये क्लास रामबाण होने वाली है। बिल्कुल जी हाँ, 150 नंबर आपके आज पक्के हैं अगर आप लोग क्लास को पूरा देख लेते हो तो। कहीं मत जाना, जुड़े रहना हमारे साथ लास्ट तक। हम लोग हैं आप लोगों के साथ, तो डरने की आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है बात। कौन कौन से टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को कैसे हल करना है, पूरे नंबर कैसे लाने, लेकिन स्वार्थी नहीं बनना है। जब क्लास पूरी हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर ज़रूर करना है। और स्कूल की क्लासें भी यहाँ चलती हैं और रेगुलर चलती हैं, तो भरोसा करो हमारी मोहब्बत का, हम किसी का दिल दुखाया नहीं करते। आप और आपका अंदाज़ हमें अच्छा लगा, वरना हम किसी को अपना बनाया नहीं करते। तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, हमें अपना बनाना है। उस भरोसे को बनाए रखना है। अगर आप स्कूल लेवल पर भी हो तो आप लोगों के लिए, भाई बहन है उनके लिए बहुत अच्छा है। पुलिस वुलिस की तैयारी कर रहे हो तो भी चिंता मत करो, तुम मैं हूँ ना। अब क्या क्या आता है, कैसे कैसे करते हैं, संप्रेषण है, लेकिन वो करना कैसे कैसे उसको सीख लेते हैं। कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक लगते हैं, किताब में कितने दे रखे हैं, कितने सही है, कितने गलत हैं, हम कैसे पढ़ें, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। संप्रेषण है, सामाजिक परिपक्वता है, नेतृत्व है, सजगता है। अभी एक एक मैं आपको टिक कर करके बता देता हूँ कि क्या है, कैसे। देखो, संप्रेषण करना है, बातचीत आती है इसके अंदर। सामाजिक परिपक्वता, समाज के आधार पर पकड़ना, नेतृत्व करना, सजग होना, व्यवसाय और शिक्षक। ठीक है, शिक्षक व्यवसाय मतलब अलग अलग है दोनों। अंतर्वैदिक संबंध स्थापित करना। ऐसे करके 6 टॉपिक कई बार आपको साथ दे दिए जाते हैं, तो चिंता मत करो। शिक्षकों का करते हैं अलग कर देते हैं, मैंने इसको एक जगह शामिल कर लिया। इस वजह से क्या है, 6 टॉपिक हैं। चिंता मत करो, एक एक करेंगे, गजब तरीके से करेंगे। सच बल देखते होगा क्या इसके अंदर। भाई शिक्षण अभी क्षमता कह दो, अभिरुचि कह दो, अभियोग कह दो, आपकी मर्जी है जो कह दो, बात तो एक ही है। 150 नंबर और 50% बिल्कुल आपके सही होने वाले हैं आज। संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत। सामाजिक परिपक्वता मतलब सामाजिकता का आपको कैसे अध्ययन करना। नेतृत्व मतलब लीडर बनना। सजगता का मतलब जागरूक होना। और शिक्षक के अंदर ये व्यवसाय नहीं होना चाहिए टीचिंग एक, बल्कि उसे हमेशा ये होना चाहिए मैं बच्चों को सिखाऊंगा। ठीक है। तो अंत वैदिक संबंध, आप अपने संबंधों को किस प्रकार से बेहतर कर सकते हो। तो आप लोग कुछ इसके अंदर होता क्या कि जैसे 4 ऑप्शन आते हैं, अगर आप बिल्कुल सही ऑप्शन चुनते हो तो आपको 3 नंबर मिलते हैं, और थोड़ा अच्छा चुनते हो 2 मिलते हैं। सबसे अगर आप ख़राब चुन देते हो तो आपको 0 नंबर मिलता है 4 ऑप्शन में से। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ 2 कैसे कैसे आपको करना है। सबसे अच्छे वाले उत्तर को छांटना है तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। सबसे ख़राब छांट दोगे तो 0 मिल जाएगा। तो ऐसे इसको करना है। अंतर्वैदिक संबंध के अंदर विद्यालय के अंदर टीचर बच्चों के अंदर कैसे कैसे संबंध स्थापित होते हैं, कैसे उन्हें रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वही हम इसके अंदर सीखते हैं। यह हमारी निजी ज़िंदगी और समाज से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इतनी बातें हैं इसके अंदर। तो फिर हम लोग क्लास को शुरू कर दें, लेकिन आप लोग अपना काम करना बिल्कुल भी मत भूलना, जो मैंने आप लोगों को सिखाया है। क्यों? क्योंकि आपके भाई बहन होंगे स्कूल लेवल पर, उनकी भी हमें मदद करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि बच्चे हैं और उनको इतना अच्छे समझाया नहीं जाता जितना अच्छे समझना चाहिए। आपके कोई रिलेशन में हो, मामा, चाचा, ताऊ, बुआ, कोई लड़की हो, उनका कोई लड़का हो, तो उनके पास भी शेयर करना। बाकी कंप्लीट मैं कोर्स करवाने वाला हूँ 10th 12th दोनों, 8 तीनों बोर्डों का। अगर आप किसी भी बोर्ड से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? संप्रेषण कॉम्बिनेशन शब्द जो कि लैटिन भाषा से कम्युनिस्ट से निकला है। इसका जो अर्थ होता है बातचीत करना, आमतौर पर होता है बातचीत करना। इसके अंदर क्या होना चाहिए? विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। एक व्यक्ति जो बात कह रहा है वो दूसरे व्यक्ति को समझ आनी चाहिए। विचारों का अर्थ भी उसको पता चलना चाहिए। संप्रेषण के अंदर यही होता है कि आप जो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश दूसरे व्यक्ति तक उसी शब्दों में पहुंचना चाहिए जैसा आप समझाना चाह रहे हैं। ऐसे का ऐसे उसको समझ आना चाहिए, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे आप कहो कमल और वो समझ ले नमल, तो ये फिर संप्रेषण नहीं हुआ है, क्योंकि आपने जो कहा है आगे वाले ने उसे गलत सुन लिया है, तो वो संप्रेषण श्रेणी में नहीं आएगा। संप्रेषण तभी माना जाएगा तब एक व्यक्ति कोई बात कहे और दूसरा व्यक्ति उस बात को ठीक वैसे के वैसे, जिस प्रकार से संप्रेषण में विचार, भाव, अर्थ और दोनों व्यक्तियों को वो विचार पहुंचने चाहिए। वो जो विचार देना चाह रहा है वो आगे वाले को पता चलना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है और आपने उससे कितना कुछ सीखा है। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि संप्रेषण व्यक्ति द्वारा संदेश दिया जाता है वही संदेश अगले व्यक्ति को प्राप्त भी होना चाहिए। बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में,
देखिए जैसे सार्थक संप्रेषण होता क्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि रोको मत जाने दो, रोको के बाद कॉमा लगा हुआ है, देख रहा होगा आपको, और यहाँ दूसरा जो वाक्य है उसके अंदर रोको मत के बाद कॉमा लगा हुआ है। बाकी वाक्य सेम है, वहाँ भी रोको है, यहाँ भी रोको है, वहाँ भी मत है, यहाँ भी मत है, वहाँ भी जाने है, यहाँ भी जाने है, वहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग निकलेगा। अगर रोको के बाद कॉमा है, रोको मत जाने दो, इसका मतलब रोकना है, उसको जाने नहीं देना है किसी भी सूरत में, पकड़ो। और अगर रोको मत के बाद कॉमा लगाए तो इसका मतलब उसको रोकना नहीं है, हमें उसको जाने देना है। जैसे भगवान कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब जब भगवान से वो कह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो मैं के बाद कॉमा, इसका मतलब मैं नहीं, कि मैंने नहीं खाया है माखन, कि ये मेरी माँ मैंने माखन नहीं खाया है, ये भगवान कृष्ण कहना चाह रहे अपनी माँ से। लेकिन संप्रेषण नहीं हुआ और माता ने समझ लिया कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, ओ मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। तो इसका अर्थ हो गया कि ये मैया की जो माखन है वो मैंने ही खाया है। अगर ही के बाद को मतलब तो कोई संप्रेषण नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण तो कहना चाहते थे कि मैंने माखन नहीं खाया है, होता है कहना से मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और मैया ने क्या सुन लिया कि मैंने ही माखन खाया है। अब तूने ही माखन खाया है तो लल्ला डंडे भी तुझे ही पड़ेंगे, तैयार हो जाओ ओखली से बंधने के लिए। तो वहाँ नहीं इसके पहले कॉमा, इसका मतलब नहीं खाया है, और यहाँ मैंने ही, तो इसका मतलब मैंने ही खाया है। तो ऐसे समझना है, संप्रेषण के अंदर आपको शब्द देगा कि रोको मत स्कूल जाने दो, तो वहाँ चकमा नहीं खाना है कि देखना कहाँ कॉमा है, उसके आधार पे निकाल लेना। संप्रेषण तभी माना जाएगा तब श्रोता प्रेषक जो बात कह रहा है कहने वाला, और श्रोता उसे वैसे के वैसे सुन ले, तब हम उसे क्या कहेंगे? संप्रेषण कहेंगे। क्योंकि जैसा यहाँ पर माता यशोदा ने कहा है, वो कृष्ण ने कहा है, वैसा माता यशोदा ने नहीं सुना है, तो ये संप्रेषण नहीं है। आई होप आप लोगों को सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आ रहा होगा, तो साथ दीजिए हमारा। अब देखिए संप्रेषण जो हम करते हैं वो संप्रेषण होता कैसा है? संप्रेषण दो ध्रुवी होता है। मतलब दो ध्रुव मतलब सर उसमें दो ध्रुव कैसे? ये उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव है क्या? नहीं, दो ध्रुव का मतलब उसके अंदर दो ध्रुव होते हैं। एक होता है, ये मैंने चित्र बना दिया, एक होता है कहने वाला, मैंने बगल में तार तार कर दिए। एक होता है सुनने वाला, जिसके हमने कान बना दिए हैं। एक होता है कहने वाला, एक होता है सुनने वाला। कहने वाले को कहते हैं प्रेषक और सुनने वाले को कहते हैं ग्राही, मतलब जो ग्रहण करेगा। तो संप्रेषण के अंदर दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेले बात करोगे दुनिया पागल कहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। संप्रेषण की विशेषताएं क्या होती है? संप्रेषण के माध्यम से आप अपनी इच्छा किसी के सामने जाहिर करते हो कि मुझे समोसा कचौरी पकौड़ी खाना है जानू। आप अपने विचार बताते हुए मैं चाहता हूँ कि इस बार 15 अगस्त नहीं होनी चाहिए, इस बार ये नहीं होना चाहिए क्योंकि कोरोना है, आप लोग अपने घर में रहो। ठीक है, लेकिन उससे पहले समझिए भाई वास्तव में संप्रेषण होता कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित, एक होता है सांकेतिक। मौखिक यानी आप मुँह से किसी से बोलें और वो उसे सुन लें और फिर आपको रिप्लाई दे, वो तो होता है मौखिक। लिखित कोई आपको कोई लेटर वेटर दे, ठीक है, और आप उसको जवाब दो, वो होता है लिखित। सांकेतिक के अंदर क्या होता है? मान लीजिए आपके घर के बाहर घंटी बजी और आप लोग उठकर के गेट की तरफ चल दिए, ना किसी ने आपसे कुछ कहा, ना आपकी कुछ बातें हुई, तो आप ऐसे कैसे चल दिए? ऐसा क्या हुआ कि आप लोग चल दिए? क्योंकि घंटी जो है वो क्या है? वो एक संकेत है। हमने उसका संकेत फिक्स कर रखा है कि जब भी घंटी बजेगी, इसका मतलब दरवाजे पर कोई आया हुआ है, तो ये भी संप्रेषण हो चुका है। संप्रेषण उसी प्रकार होना चाहिए, आप जिस रूप में कहने जा रहे हो आगे वाले को वैसा ही पता चलना चाहिए। इसके अंदर सजगता और जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है, मतलब आप सजग नहीं हो, आप जागरूक नहीं हो, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों? तो हमारे बीच में संप्रेषण नहीं हुआ। मैं आपको जो समझाना चाहता था वो आप लोग नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि हमारे बीच में संप्रेषण हुआ ही नहीं, क्योंकि आप लोग ना सजग थे, ना आप लोग
जागरूक थे। तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि संप्रेषण के अंदर इच्छा होनी चाहिए, विचारों का हम आदान प्रदान करते हैं, किस चीज़ की आकांक्षा होती है, हमारे हाव भाव प्रकट करते हैं, ये चीज़ें तो होती है संप्रेषण के अंदर। 3 प्रकार का होता है सर। घंटी वाला भी संप्रेषण में आता है। मैं 2-2 बार मकान का अगर पी कर तो समझ जा मैं ही हूँ, कहते हैं ना, मैं स्कूल से पहुँचते से तेरे घर के आगे आके पी कर दूँ 2 बार समझिए मैं ही हूँ। संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है? पहला होता है किसी को प्रेरणा देना, कि आप उसकी किसी को सिखाना चाह रहे हो, कि जैसे मेरा उद्देश्य क्या है, आपको प्रेरणा देना है कि आप लोग अच्छे पढ़िए। हमारे चैनल का यही प्रेरणा है कि आप लोग बहुत मेहनत कीजिएगा, जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही अच्छा आपका फल लगेगा। सूचना देना कि आज जो हमारी है वो ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी, आज भूगोल की क्लास नहीं होगा, आज 10th क्लास या अंग्रेजी क्लास होगी। क्या है? ये सूचना है। तो एक उद्देश्य होते हैं संप्रेषण के। चेतावनी देना, टीचर ने आपके 2 नंबर कम दे दिया, आपने कही आप घर से आगे निकलना, आपका सर फोड़ूंगा। तो ये क्या है? ये भी एक चेतावनी है, ये भी संप्रेषण के अंदर ही आती है। अगला है किसी को सुझाव देना या कोई सलाह देना। जैसे हम आपको सलाह देते हैं कि आप अगर हमारी वीडियो पूरी देखते हो सब कुछ, तो आशा है पूरी के 150 में से आप लोग 140 नंबर ज़रूर लिया होगे। और अच्छे संबंध भी इससे स्थापित होते हैं। क्यों? अगर आप पे अच्छा बोलना आता है, माँ को आप माता जी कहते हो, पिताजी, तो लोग आपकी बात को ज़्यादा सुनते हैं। आपका व्यवहार अच्छा होता है। अगर अपनी माता से, अपने पिताजी से, भाइयों से अगर आप तू तड़ाके से बातें करते हो तो वो एक गलत संदेश आता है, संप्रेषण खराब होता है। संप्रेषण खराब होगा तो अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। अच्छा संबंध अगर अच्छा रखना है तो अच्छा व्यवहार होना चाहिए, और अच्छा व्यवहार तभी होगा तब आप लोगों के पास अच्छा संप्रेषण होगा। ठीक है, कर सकते हैं शिक्षक के संप्रेषण की आवश्यक बातें, कि भाई एक शिक्षक के पास क्या होना चाहिए। देखो, एक शिक्षक जो है उसका संप्रेषण के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक तो शिक्षक होता है और एक छात्र होता है। संप्रेषण के अंदर शिक्षक में जो बात शिक्षक कह रहा है वही बात अगर बच्चा समझ जाता है, उसी अर्थ में समझ जाता है, कुछ और नहीं अर्थ लगाता है, तो समझ जाइए कि संप्रेषण बिल्कुल सही है। और संप्रेषण की आवश्यक बातें क्या है? एक टीचर को हमेशा उत्साही होना चाहिए, एक टीचर को हमेशा जोर ज़बरदस्त से पढ़ाना चाहिए, उसके अंदर ऐसा उत्साह होना चाहिए कि बच्चों चिंता मत करो, जैसे हम कहते हैं हम आप लोगों के साथ हैं, आपकी मेरिट बननी है, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना जोर लगा दे। तो एक टीचर को हमेशा संप्रेषण के दौरान, पढ़ाने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण है कि वो उत्साही होना चाहिए, उसके अंदर उत्साह होना चाहिए। दूसरा, उद्देश्य प्राप्ति की उसके अंदर लालसा होनी चाहिए। सर उद्देश्य ये क्या कि महीना होगा और मेरी 40,000 रुपये तनख्वाह आ जाए खाते में, वो उद्देश्य नहीं, वो तो धन का उद्देश्य हो गया। वो तो धन का उद्देश्य हो गया मेरे वीर बोलो, वो तो धन का उद्देश्य हो गया। उद्देश्य होना चाहिए कि मैं जो बच्चों को सिखा रहा हूँ वो बच्चा सीखेगा और 100% सीखे, क्योंकि मैं उन्हें सिखाऊंगा ये ऐसे कि वो बच्चे उस चीज़ को 100% समझेंगे। संप्रेषण आपका प्रभावी होना चाहिए, आपका जोरदार होना चाहिए। बच्चों के अंदर बच्चों को समझाने की आपके अंदर कला होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, संप्रेषण भगवान हर किसी को नहीं देता है। संप्रेषण एक प्रकार की कला और विज्ञान है जिसे भगवान ने हर किसी को नहीं बांटा है। एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में भले संप्रेषण नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो उसे दवाई दे देगा और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन टीचर के पास ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं होता है कि आवर्त सारणी समझानी, आवर्त सारणी इंजेक्शन लगा दे उसे याद हो जाएगा, नहीं। उसने टीचर को अच्छा समझाना पड़ेगा, उसका संप्रेषण अच्छा करना पड़ेगा, तभी जा कर के कहीं ना कहीं वो बच्चा आपके संप्रेषण को पकड़ेगा। ठीक है, संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से हैं, उन तत्वों की बातें कर लेते हैं। पहला होता है कहने वाला, और दूसरा होता है सुनने वाला, तीसरा होता है संदेश। जी हाँ, कहने वाला सुनने वाला मैं आपको बता चुका हूँ, प्रेषक और ग्राही। लेकिन संदेश कि आप क्या संदेश देना चाहते हो, मैं इस वीडियो के अंदर आपको संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग इसे पूरा देखिए। 150 नंबर यहाँ से पक्के हो गए, 150 अगर रीजनिंग पक्के हो गए, सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। माध्यम क्या है मेरे संदेश का? मेरे संदेश का माध्यम मेरा फ़ोन है, जिस पर आप अपनी गर्लफ्रेंड से संदेश भेजते हो। उसको तो किससे भेजोगे? फ़ोन के माध्यम से भेजोगे। तो माध्यम क्या हो गया? फ़ोन हो गया। प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? फ़ोन हो गया। संदेश की भाषा भी सही होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से अंग्रेजी बोलूँ शिक्षा भी क्षमता में, उधर आप लोगों को कुछ समझ नहीं, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम से हो, इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं मारवाड़ी बोलूँगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, कुछ बच्चों को ही समझ आएगा। इसलिए संदेश की भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए और सही होनी चाहिए, ताकि सभी को पता चल जाए कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। संदेश का जो अर्थ है वो बिल्कुल सटीक और सही शब्दों में क्या होना चाहिए? विस्तृत होना चाहिए, ताकि आप उसे अच्छे ढंग से समझ सकें। संप्रेषण के तत्व क्या क्या होते हैं, वही बात आ गई।
अब देखते हैं संप्रेषण के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार का संप्रेषण होता है। संप्रेषण हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है संदेश प्रवाह के आधार पर। तो पहले संदेश प्रवाह के आधार को समझ लेते हैं। पहला है इसमें अधोगामी। अधोगामी के अंदर देखिए, जैसे एक उच्च अधिकारी है और एक निम्न अधिकारी है, तो उच्च अधिकारी क्या करेगा, निम्न अधिकारी को जो आदेश देता है, जैसे जो हेडमास्टर साहब हैं वो चपरासी को आदेश देते हैं भाई पानी ला, तो ये क्या है, ये अधोगामी संप्रेषण है। संदेश प्रवाह के आधार पर क्या है, ये अधोगामी है। दूसरा होता है उधरगामी। इसके अंदर क्या होता है, जैसे एसडीएम को कौन आदेश दे सकता है, डीएम साहब दे सकते हैं। तो जब उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को आदेश देता है तो अधोगामी होता है, ठीक है। और उधरगामी क्या होता है, जिसमें अब सर उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को आदेश दे दिया, वो तो हो गया। अब क्या निम्न अधिकारी उच्च अधिकारी को आदेश देगा, नहीं। मेरे दोस्तों ये बताओ, क्या कभी कोई निम्न अधिकारी किसी उच्च अधिकारी को आदेश दे सकता है क्या, सर नहीं दे सकता। तो आपने कैसे कह दिया, ऐसे ही देख लो, गला बैठने लग गए बोलते बोलते। मेरी बात बन गई तेरी बात करते करते, मैं तेरे शहर में आऊँ तुझे याद करते करते। तो उच्च अधिकारी को निम्न अधिकारी क्या देगा, सलाह देगा, सुझाव देगा, तो उधरगामी में आएगा, ठीक है। समतल संप्रेषण क्या होता है, समतल संप्रेषण से कोई कंपनी है तो कंपनी के डीएम मालिकाली को अलग कर दो, उसके अलावा कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं वो सब बेचारे एक जैसे होते हैं, तो क्या होगा, समतल संप्रेषण हो जाएगा। संप्रेषण के अंदर बाधाएं क्या आती हैं, रुकावटें क्या आती हैं। पहली तो भाषा की रुकावट आती है कि हम कोई और भाषा बोल, जैसे हमने कहा संप्रेषण कहा और आपने अंप्रेक्षण सुन लिया तो हमारा संप्रेषण नहीं हुआ, पहली बाधा ये है। एक जो ब्रेकर है उसके अंदर वो ये आता है कि भौतिक कोई बाधा आ सकती, हो सकता है कि मैं जहाँ से बोल रहा हूँ वहाँ बहुत शोर हो तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो। दूसरी हो सकता है हम लोगों ने माइक ठीक ढंग से यूज़ नहीं किया हो, माइक सही नहीं लगाया हो, तो उस वजह से भी संप्रेषण में बाधा आ सकती है। तो ये संप्रेषण की बाधाएं हो गई। अब क्वेश्चन से उनको हल कर दीजिए, मुझे भरोसा है आप लोगों पर कि आप लोग 100% अब इन क्वेश्चंस का आंसर दोगे और मेरे लाडलो ऐसा आंसर दोगे कि देखते ही बता देना, मुझे निराश मत करना, मुझे निराश मत करना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके आपको यहाँ तक लेकर के आया हूँ। लोग इसमें महीने महीने खींच जाते हैं, खूब फीस खा जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। पहला प्रश्न देखते हैं, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना, सही है। किसी बात को उसी अर्थ या भाषा में दूसरे तक पहुंचाना, ये भी सही है। आपस में बातें करना, ये भी सही है। भाषा का ज्ञान होना, ये भी सही है। मतलब आपके चारों ऑप्शन लगभग सही है। लेकिन एक व्यक्ति की बात करना, इसमें आपने ये बताया था, लेकिन ध्यान रखना केवल व्यक्ति की बातें करना ही तो मैंने नहीं बताया था। संप्रेषण वही है जिसमें बातें हो, लेकिन आप जो अर्थ समझाने की कोशिश कर रहे हो वो उसी भाषा में और ज्यों का त्यों दूसरे वाले को समझ आना चाहिए, तभी आपका संप्रेषण क्या है, सफल है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसके अंदर सही है, ख आपका उत्तर होगा। कैसा लगा लाडलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। कक्षा में संप्रेषण के मुख्य घटक कौन कौन होते हैं, बताइए भाई कौन कौन घटक होते हैं कक्षा के अंदर संप्रेषण के, वो आप लोगों को बताने। कक्षा में संप्रेषण के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, निश्चित नहीं है तो हो ही नहीं सकता। सहायक सामग्री हो सकता है, परिस्थिति पर निर्भर हो सकता है, शिक्षक और छात्र। मुझे बताइए कि क्लास के अंदर कौन होता है, सीधी सी बात है शिक्षक और छात्र होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षक और छात्र, बिल्कुल सही है यही, ठीक है। अगला चलते हैं, शिक्षक के संप्रेषण में क्या होना चाहिए। अभी अभी करवाया था, एक शिक्षक से तरफ अचेतना, ये तो होनी नहीं चाहिए अचेतना। विचारों की स्पष्टता बहुत ज़रूरी है, वो जो स्पष्ट करना चाहता है वो उसे स्पष्ट करे, ठीक है। उद्देश्यों की प्राप्ति भी होनी चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा था, वो उत्साह होना चाहिए अपने काम को लेकर के कि बच्चों को सिखाना है तो सिखाना है, सिर्फ ये 60,000 तनख्वाह लेकर के मुझे घर नहीं जाना है, ये उद्देश्य प्राप्ति की लालसा है या क्या है, ये तो उद्देश्य लालसा है 60,000 तनख्वाह तो, लेकिन इसमें उत्तर क्या होगा, इसमें हमारा उत्तर होगा उत्साह, ठीक। अगला देखते हैं, संप्रेषण। संप्रेषण है, संप्रेषण कला है, हाँ बिल्कुल सही है। भाषा का आदान प्रदान बिल्कुल सही है। शैक्षणिक योग्यता बिल्कुल सही, लेकिन मैंने मेरे दोस्तों को कहा था कि संप्रेषण एक कला और एक विज्ञान है जिसे भगवान ने हर किसी को नहीं दिया है। बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये चीज़ होती है, जिन्हें पता है कि मुझे कहाँ क्या बोलना है और कहाँ क्या नहीं बोलना है। अगला हमारा टॉपिक है समाजीकरण। समाजीकरण कि समाजीकरण क्या होता है,
सामाजिकता, क्योंकि आपको समाज के अंदर क्या चीज़ें बोलनी है क्या छोड़नी है उनका आपको ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक परिपक्वता क्या होती है, समाज के अंदर परिपक्व होना, इसलिए आपका शारीरिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मेंटली आप बिल्कुल प्रेशर में ना रहे, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। संवेदात्मक का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई ऐसी घटना घट गई जो नहीं घटनी चाहिए, उसे लेकर के आप लोग 20 दिन तक दुखी हो रहे हो, तो आपके अंदर परिपक्वता नहीं है। आप देखो हमारे जब कोई कई बार मृत्यु हो जाती है तो हम लोग कुछ दिन तक दुखी जरूर होते हैं, लेकिन ये नहीं 10-20 साल तक वही रोज़गार होते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ना तो गुस्से को ज़्यादा देर तक रखना है और ना गम को ज़्यादा देर तक रखना है, ना ज़्यादा देर तक अपनी भावुकता को रखनी, तभी आप संवेगात्मक रूप से संतुष्ट माने जाओगे। और अगला है कि सामाजिक रूप से अगर आप परिपक्व बनना है तो चारों बिंदु आप लोगों को पालन करना पड़ेगा। परीक्षा में आपसे पूछेगा सामाजिक परिपक्वता के लिए क्या जरूरी है। व्यक्ति समाज के साथ उचित समायोजन स्थापित करे, तभी वो क्या माना जाएगा, सामाजिक रूप से परिपक्व माना जाएगा। समाज के आधार पर चलना पड़ेगा, खुद का आधार पर कौन चलना पड़े। अब यहाँ मैंने एक व्यक्ति का नाम ले रखा है जिसका नाम राम है। अब राम ने कोई परीक्षा दी तो राम को क्या है, राम के नंबर आए 299 और मेरिट गई हो गई थी 300। अब क्योंकि राम के जो नंबर आए वो 299 आए, मेरिट गई 300, तो जो राम थे वो तो भाई साहब फेल हो गए। तो राम ने क्या किया, निराश हो गए और आत्महत्या करने चले गए। जब वो आत्महत्या करने गए तो मैंने उनको रोक लिया। मैंने कहा कि डियर, आप आत्महत्या मत करो, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और अगली बार उन्होंने वापस परीक्षा में बैठ गई और इस बार उन्हें 300 की मेरिट थी, नंबर आए 300 और 1 नंबर। वो बहुत खुश हुए और बहुत खुश होने के साथ साथ वो अपने आप को अब क्या समझने लग गए, उस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ समझने लग गए, अपने आप को ज्ञानी समझने लग गए। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि जब किसी व्यक्ति को 1 नंबर कम आ रहा था तो निराश होकर के वो आत्महत्या करने चला गया और 1 नंबर ज़्यादा थे वो व्यक्ति ज्ञानी बन गया, तो ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति से 1 नंबर से आप ज्ञानी बन गए? ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो सामाजिक अपरिपक्वता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है अपनी ज़िंदगी के लिए, मैंने आपके सामने पेश किया है। ठीक है, और इसे समझने की कोशिश कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो तुम सोचते हो तुम वही हो जाओगे, तुम खुद को शेर सोचोगे तो तुम शेर हो जाओगे, तुम खुद को मूर्ख सोचोगे तो तुम मूर्ख हो जाओगे। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तुम कमज़ोर हो जाओगे। अगर तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। तुम सोचोगे एक दिन मैं सब कुछ याद कर लूँगा, मैं इंटेलिजेंट बन जाऊँगा, तो आप वही हो जाओगे। आप ये सोच लेंगे मुझे तो कुछ याद नहीं होता है, तो गारंटी है दुनिया का कोई टीचर आपको याद नहीं करा सकता है। सामाजिकरण होता क्या है, सामाजिकरण परिपक्वता की पहली सीढ़ी क्या है? सामाजिक परिपक्वता की पहली सीढ़ी क्या है? सामाजिकरण है। सामाजिकरण को आपको समझना पड़ेगा कि सामाजिकरण जो है वो होता क्या है और इस सामाजिकरण के अंदर क्या क्या होता है उसको समझते हैं। व्यक्ति जो होता है, ठीक है, व्यक्ति को समाज के आदर्शों को मानना पड़ता है। जैसे हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं, परशुराम जी को मानते हैं, महाराणा प्रताप जी को मानते हैं, तो समाज जिन आदर्शों को मानता है हमें उनको मानना पड़ेगा, तभी हम सामाजिक माने जाएंगे। सांस्कृतिक मूल्यों को मानना पड़ेगा, हमारी संस्कृति को मानना पड़ेगा, पूरे कपड़े पहन के रहना पड़ेगा। आधा आधा लड़कियां पहन के उचित नहीं है। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है लड़कियों से, ऐसा ना करें, अपनी संस्कृति को नष्ट नहीं करें। आप यार सूट सलवारों में भी अच्छे लगते हो, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, अगला और फिर देखते हैं समाज के अंदर जो घटनाएँ घटती हैं उनका आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उनके क्या क्या सुझाव हैं वो आपको देने चाहिए। प्रथाएं क्या हैं, उन प्रथाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। समाज के बारे की क्या क्या समाज में कब कब कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, उन एक एक गतिविधियों की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तभी आपको क्या माना जाएगा? सामाजिकरण माना जाएगा। तो सामाजिक परिपक्वता आपके अंदर सब मानी जाएगा, आप लोग इन सब चीज़ों का पालन करोगे। सामाजिकरण का प्रशिक्षण आप कैसे ले सकते हो, कैसे इसका प्रशिक्षण किया जाता है? एक छोटा बालक जो होता है उसको आप ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकते हो, उसे आप दंड नहीं दे सकते हो, उसे आप पुरस्कार नहीं दे सकते हो, तो क्या करोगे? मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बालक है, पड़ोस के घर गया और खेलते खेलते उनकी गाड़ी चुरा करके ले आया। आपसे घर आते कहा कि मैं गाड़ी लेकर के आया हूँ, आप क्या करोगे? मार नहीं सकते क्योंकि बच्चा अभी 6 साल से कम का है, तो उसकी प्रथम पाठशाला तो उसका परिवार है। ठीक है, तो बच्चे को क्या करोगे आप? एक मोहतरमा ने कहा कि भाई पुरस्कार दे दो। अगर आप पुरस्कार दोगे, चलो मान लो
कि मैं आपको इससे भी बड़ी गाड़ी दिलाऊंगी, बेटा आप उनकी गाड़ी लौटा करके आ जाओ। बच्चा गाड़ी दे करके, लेकिन आगे का लालच नहीं जगेगा। वो सोचेगा आज पड़ोसी का नोकिया फ़ोन उठा करके चल देता हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैं पड़ोसी की गाड़ी लेकर के गया था छोटी वाली, तो मम्मी ने मुझे बड़ी वाली गाड़ी दिलाई थी। आज मैं पड़ोसी का नोकिया फ़ोन ले जाऊँगा तो जो मेरी माँ है मुझे आईफोन दिलाएगी। ये सोच बच्चे के दिमाग में आ जाएगी और ये नहीं आनी चाहिए। उपदेश जो होता है उसमें क्या होता है, अब आप उसको ज्ञान दोगे कि बेटा ये सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपको जेल हो सकती है, आप एक बुरे इंसान बन सकते हो, तो आपको ये सारे काम नहीं करने हैं। तो जो बड़े हैं उनको क्या है, उपदेश लेने चाहिए अपने बड़ों से। ये बड़े बूढ़िया रखने थोड़ा टाइम बिताया करो, बहुत ज्ञान है उनके पास, उनका अनुसरण किया करो। और आसाराम जैसे बाबा उन चक्कर में पड़ो, क्योंकि वो कोई ज्ञानी नहीं है, वो अपने आप को भले कृष्ण का अवतार बता लें, भले किसी का बता लें, ठीक है। किसी भक्त को बुरा लगे तो माफ़ कर देना। पुरस्कार या दंड, ये भी समाज का क्या प्रशिक्षण है। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है और उसकी उम्र सही है तो उसे दंड भी मिलना चाहिए। कोई अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार भी मिलना चाहिए। दोनों स्कीम हमारे पास है। अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण मतलब आपके जो आदर्श हैं, जिन्हें अपना आदर्श मानते हो, अच्छे मानते हो, जिन्होंने समाज में अच्छे अच्छे काम किए, वो आपके आदर्श होने चाहिए, उनके जैसे आप बनना चाहिए। जैसे किसी का आदर्श विराट कोहली है तो वो क्या क्या करता है, खाना कब खाता है, जिम कब जाता है, कौन सा शॉट कैसे खेलता है, वो सब चीज़ें आप सीखते हो, तो उसे कहते हैं अनुकरण या आदर्श। तो सामाजिकरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कब बच्चे को मारना है और कब बच्चे को समझाना है। दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रथम पाठशाला होती है, आपने एक पहचान बनानी है, क्योंकि इन सभी प्रशिक्षणों का आप पालन करोगे तभी कहीं ना कहीं आप एक आदर्श इंसान बन सकते हो। और आदर्श इंसान बनने के लिए समाज में आपको अच्छा स्थान बहुत ज़रूरी है प्राप्त करना। सामाजिक अभिकरण, बालक कहाँ से कहाँ पहुँचता है, कैसे उसका सामाजिकरण होता है, वही सीखना है। बच्चे की दो शाखाएं होती है अभिकरण की, एक होती है अपनी प्राथमिक, एक होती है द्वितीय। प्राथमिक आपने कई बार किताबों में पढ़ा होगा सामाजिक विज्ञान की में, कि बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। लेकिन ध्यान रखना, प्रथम पाठशाला का मतलब बच्चा शुरुआती चीज़ें कहाँ से सीखता है। वो अपने परिवार से सीखता है, अपने मित्रों से सीखता है, अपने पड़ोसियों से सीखता है, अपने रिश्तेदारों से सीखता है। और जिन जिन उत्सवों में कभी जैसे देखा कि मेरी बहन मेरी राखी बांधती है, मुझे इसकी इज्जत करनी चाहिए, ये मेरी बहन है, इसकी मैं रक्षा करूँगा, तो ये क्या है, उत्सवों से सीखता है। तो ये होगी बच्चे की प्रथम पाठशाला, जिसके माध्यम से बच्चा इन सब चीज़ों को सीखता है। तो ये क्या है, ये प्राथमिक पाठशाला है बच्चों की। अब ये तो प्राथमिक पाठशाला। द्वितीय पाठशाला क्या है, शैक्षणिक संस्थान। बच्चा स्कूल में जाता है, वहाँ से समाज के बारे में जानकारी मिलती है, भाई सब क्या क्या चीज़ें होती हैं, किताब के अंदर पढ़ता है। धार्मिक संस्थान जाता है, वहाँ पे रामायण महाभारत दिखाई जाती है। बड़े भाइयों का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, भाभी माँ होती है। राजनीतिक का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे राजनीतिक संस्थान ज्वाइन करवा दी कि कब कोई घर में भी राजनीति हो जाती है कई बार, तो उनसे कैसे बचना है। अगला देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए ताकि संस्कृति का ज्ञान हो। अब परिवार दो तरीके का होता है, एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार माता पिता उनके बच्चे रहते हैं, वो होता है एकल परिवार। और जो संयुक्त परिवार होता है उसमें माता पिता दादा दादी नाना नहीं होंगे, दादा दादी चाचा ताऊ उनके बच्चे अच्छे ये सब मिलकर के रहते हैं, उससे क्या कहते हैं, उसे हम लोग संयुक्त परिवार कहते हैं। तो इन दोनों परिवार कोई सा भी हो, क्योंकि संयुक्त होगा तब भी बच्चा सीखेगा, एकल होगा तब भी बच्चा सीखेगा। इसलिए बच्चे को प्रथम पाठशाला कहा गया है। इसलिए बच्चे को जो भी चीज़ें आप सिखाना चाहते हो वो हमेशा अच्छी सिखाएं। आप लोगों से अनुरोध है कि फ़िलहाल चैनल का करें, आप लोग शेयर करें जितना हो सके, क्योंकि हम लोग तैयार हैं तो आप लोगों को भी तैयार होना चाहिए। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक की भूमिका या अनुकरण। बालक जो है, ध्यान रखना, हमेशा अपने टीचर का अनुकरण करते हैं। जैसा टीचर करेगा वैसा हमेशा बालक करेगा। अगर कोई टीचर मान लो मिराज लगा रहा है बच्चों के सामने, तो भले ही वो बच्चा टीचर से वो गुटखा नहीं मांगेगा, लेकिन कल को वो भी खाएगा। क्यों? क्योंकि आप उनके आदर्श हो। इसलिए शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है कि बच्चों के सामने ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे बच्चे आपसे सीखें। हाँ, अच्छा
सीखे, बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं सीखे, ठीक है। अब क्या क्या है इसके अंदर, स्वयं को आदर्श बनाना, अच्छे कपड़े पहन के आप स्कूल जाओगे, बच्चे कपड़े धो करके लाएंगे। आप अच्छे ढंग से पढ़ाओगे, बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। आप बच्चों को शिक्षा का महत्व बताओगे, बच्चे शिक्षा का महत्व सीखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्वयं को बच्चों के सामने एक आदर्श के रूप में पेश करना, बच्चों के सामने अच्छी भावनाएं व्यक्त करना, कि ये लड़की है उनका सम्मान करना सिखाना, दीदी कहो, सिस्टर कहो, इन चीज़ों के बारे में बच्चों को सिखाना, वो अच्छी भावनाएं सिखाना होता है। बच्चों के सामने सामूहिक चर्चाएं करना, समूह मिलन जिन्हें कहते हैं। शनिवार के दिन आपने कई बार देखा होगा कि विद्यालयों में अंताक्षरी हुआ करती थी, जिसे बाल सभा कहा जाता है। उस बाल सभा के अंदर होता क्या था, पहले इंग्लिश में होती थी, उधर के पहले 7वीं कक्षा 10वीं कक्षा जो है वो इंग्लिश में कोई मीनिंग बोली, फिर हम जवाब देंगे। तो इससे क्या होता है, सामूहिक चर्चा से बालक का क्या होता है, विकास होता है, वो नई नई चीज़ें सीखता है। साथ में सामाजिकरण की उनको जानकारी देना, समाज के अंदर की बातें सिखाना, क्या गलत है क्या सही है, उनके दोषों का पता लगाना और उन दोषों का अध्ययन करके उन दोषों के अंदर सुधार करना। अगर कुछ टीचर के अंदर कोई दोष है तो उन दोषों का आप क्या करें, अपने अंदर से पहले उन्हें बाहर निकालें, तभी एक आप आदर्श शिक्षक बन पाएंगे। अगर आप एक अच्छे शिक्षक की भूमिका में डल गए तो आप हमेशा अच्छे बच्चे निकालोगे और बच्चे भी आपका सम्मान करेंगे, ठीक है। और अगला जो टॉपिक है वो है सामाजिकरण का उद्देश्य। क्या भाई, हमें क्या ज़रूरत है कि हम सामाजिकरण क्यों करना चाहते हैं, बिना उद्देश्य के कोई चीज़ नहीं होती। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य आप लोगों को सिखाना है, अच्छे व्यक्ति का विकास करना, ये समाज का उद्देश्य है कि सामाजिकरण के माध्यम से एक अच्छा व्यक्ति निकल करके बाहर आए। वो अच्छा व्यक्ति 10 अच्छे व्यक्ति बनाएगा, ये तो आप अच्छे से जानते हो। 20 बुरा व्यक्ति 20 बुरे व्यक्ति और बनाएगा तो समाज के अंदर अच्छे व्यक्ति का निर्माण हो, इसलिए सामाजिकरण जरूरी है। सामूहिक भावनाओं का निर्वहन करना, मतलब सामूहिक भावनाएं मतलब जब आप अपनी जैसे सम्मान करते हो बहनों का, तो लोगों को सिखाना, लोग सीखें, उनके बच्चे सीखेंगे, उनसे संस्कृति का हस्तांतरण करना। जैसे हमारे दादाजी कोई चीज़ जानते थे, हमारे पिताजी ने उनको नहीं सीखा तो वो हम तक नहीं पहुंची और संस्कृति धीरे धीरे क्या हो गई, नष्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, संस्कृति का हस्तांतरण होना बहुत ज़रूरी है। जो अच्छी चीज़ें हैं वो आगे जानी चाहिए, जो बुरी चीज़ें वो नष्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये संस्कृति का क्या है, हस्तांतरण है। संतुलित विकास होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि बच्चों को आप मौका मिले तो बहुत बुरी तरह डांट दे, फटकार दे, ये भी उचित नहीं है। और बहुत ज़्यादा उन्हें आप अपने सर पे चढ़ा ले, ये भी उचित नहीं है। उन्हें एक बैलेंस रखना, संतुलित उनका विकास करना, सही गलत की उन्हें समझ देना, सही समय पर उनको अध्ययन करवाना, ये सब क्या है, ये समाजीकरण का उद्देश्य है। विभिन्न उनको कौशल सिखाना, ऐसा नहीं है कि बच्चों को पढ़ने ही बोलना, उन्हें कभी खेलना सिखाना, खेलों के अंदर भी उनका मनोरंजन करना, मानव कल्याण की भावना उनके अंदर व्यक्त करना। कई लोग जैसे गायों को मार देते हैं, कई लोग कूट देते हैं, कई लोग बेचारे कोई फरसा से काट देता है, कई बार कोई कुल्हाड़ी मार देता है। तो मानव कल्याण की भावना ये आपके अंदर होनी चाहिए, ये हमारे समाज का क्या है उद्देश्य है। धीरे धीरे भावना समाप्त होती जा रही है। आगे देखते हैं नेतृत्व क्या होता है। नेतृत्व का मतलब होता है लीडर, नेता, दूसरों को प्रभावित करना। आप ऐसे काम कीजिए कि लोग आपको खुद अपना नेता बनाना चालू करें। जैसे विराट कोहली है, वो इंडियन टीम के कैप्टन है, तो वो नेता कैसे बने, क्योंकि उन्होंने खुद ने पहले बहुत मेहनत की, बहुत सारे रन बनाए, तब लोगों ने कहा भाई कैप्टन किसको बनाए, तो कहा इसको बनाएं। तो दूसरों को आप जब प्रभावित करेंगे अपने प्रदर्शन से, तब भी आप क्या बनोगे, एक अच्छे लीडर बनोगे, एक अच्छे नेतृत्व बनोगे। नेतृत्व जो करता है उसे हम लोग वैसे कैप्टन कहते हैं क्रिकेट के अंदर, यहाँ उसे लीडर यानी कि नेता कहा जाता है। नेता आप राजनीति वाला नेता मत समझना, ठीक है। एक समूह जहाँ कहीं भी कोई लोग रहते हैं बहुत सारे, उन लोगों का कोई ना कोई नेता ज़रूर होता है, उनका कोई ना कोई पास। जैसे कोई लड़का बैटिंग करता है तो कहीं मैं विराट के जैसी बैटिंग करता हूँ, मैं विराट की तरह कवर ड्राइव मारता हूँ, तो उसका नेता कौन है, उसका नेता विराट कोहली है। क्योंकि विराट कोहली को अपना क्या मानता है, आदर्श मानता है, जिसे हम आदर्श मानते हैं वही हमारा क्या होता है, नेता होता है। अब कई बार क्या होता है, कई जगह नेता ज़बरदस्ती बन जाता है। जैसे जंगल के अंदर हिरण होती है, सबसे अच्छी होती है, सबसे सुंदर होते हैं, फिर भी राजा कौन होता है, शेर होता है। नेता कौन होता है, शेर होता है। क्यों, क्योंकि कुछ जगहों पर शक्तिशाली लोगों का क्या होता है, नेतृत्व होता है, तो उसे ज़बरदस्ती नेतृत्व कहा जाता है। बाकी नेतृत्व के अंदर क्या होता है, एक समूह में कोई अपने कार्यों से या अपने विचारों से मतलब ऐसा कुछ काम कर दे या उसके अच्छे विचार हो ताकि सभी लोग उन विचारों को माने। नेतृत्व की योग्यता क्या होनी चाहिए, सार्वभौमिक, सभी जहाँ समाज होगा वहाँ कोई ना कोई नेता ज़रूर होगा।
प्रत्येक जगह पर आशिक होने तो 100%। सामाजिक परिपक्वता होना उसके पास बहुत ज़रूरी है। उसको समाज का ज्ञान होना चाहिए कि समाज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। कई जगह शक्ति प्रधान लोग भी बन जाते हैं। मैंने बताया था मैं आपको शेर का उदाहरण दे करके, तो उसको पता होना चाहिए कि मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूं। नेता वह नहीं है जो आज्ञा मानने के लिए विवश कर दे, बल्कि नेता वह होता है जो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात मनवाए, खुद लोग उसकी बातें माने, ज़बरदस्ती नहीं मनवाए। जैसे हम आपको उदाहरण दें, क्या उदाहरण दें, उदाहरण दूंगा भी, पहले इसको आप अच्छे समझ लेना कि शक्ति प्रदान के अंदर क्या होता है। बाद में मुझे दोष मत देना सर समझ नहीं आया था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। सामाजिक परिपक्वता सामाजिक रूप से पीछे पड़ के आए हैं, अभी सामाजिक रूप से पक्का हुआ होना चाहिए। समाज अंदर क्या क्या चाहिए, उन सभी चीज़ों को उसको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नेता वो कभी नहीं हो सकता है जो नेता ज़बरदस्ती बनाया जाता है। जैसे ए ने बी से कहा भाई मेरे लिए पानी लेकर के आए, ठीक है, बी को गुस्सा है, लोटा लेकर के मत कौन लाऊं, नहीं लाया था, एक डंडा उठाया और लठ लेकर के इसके 10 लठ मार दिए और 10-20 लठ मार के कह दिया अब लाएगा कि नहीं लाएगा। तो बी ने कहा भाई अब लाऊंगा आपके लिए एक लोटा भर के पानी। तो क्या ये नेतृत्व है? ये नेतृत्व नहीं है, ये ज़बरदस्ती अपने बल के आधार पर और ज़बरदस्ती उन पर क्या किया गया है, नेतृत्व किया गया। तो ये नेतृत्व की श्रेणी में नहीं आता है। नेतृत्व तभी माना जाता है जब आगे वाला व्यक्ति आपको हृदय से अपना नेता मानने को तैयार हो जाए। और नेता हर जगह होते हैं ना, जैसे कि स्कूल में भी होता है नेता, आपको जिससे प्रभावित हो भाई अच्छा लड़का है पढ़ने में। नेता के अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो संज्ञानात्मक होना चाहिए, मतलब उसके अंदर भाव होनी चाहिए समझने की। कोई लड़का कहते मेरे पेट दुख रहे, जा भाई ऐसे थोड़ी समझने चाहिए कि वास्तव में दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है। शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए नेता, और मानसिक रूप से मतलब उसका दिमाग का विकास अच्छे ढंग से हो गया होना चाहिए। समाज का उसको क्या होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, तभी जा कर के वो एक अच्छा नेता बन सकता है। उसके अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए, दूर तक की सोच होनी चाहिए कि अगर आज मैं अपने इस समुदाय का नेता हूँ तो 20 साल के बाद क्या होगा, तो उस 20 साल के बाद मुझे तैयारी करके रखनी पड़ेगी। जैसे हमारे मोदी इस तैयारी करके मान लो रखे नहीं, अचानक देश पर कोई आफत आ जाए तो उसके दूरदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। दृढ़ संकल्प होना चाहिए आपके अंदर कि मैं जो काम करूँगा वो श्योर है कि करूँगा। खुद के काम पर आत्मविश्वास होना चाहिए, मेहनती होने चाहिए आपके अंदर किसी के प्रति दया भी होनी चाहिए, यानी आपके सामने कोई मर रहा है आप उसे देख रहे हो। आदर्श चरित्र होने चाहिए कि आपको लोग एक अच्छा इंसान माने, एक अच्छा व्यक्तित्व आपके अंदर हो, आप सभी का कल्याण करें, आपके समुदाय का सभी का आप कल्याण करें, सभी लोग आपसे तभी प्यार करेंगे, तभी आपके एक अच्छा नेता बनेंगे। तो एक अच्छा नेता बनने की दूरदर्शिता सब चीज़ें होनी चाहिए, दया भावना, समूह, आदर्श चरित्र, ये सब चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। नेतृत्व का प्रकार क्या होता है, अब इसे समझते हैं। नेतृत्व 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रजातांत्रिक, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, लोकतंत्रात्मक शासन। अब्राहम लिंकन ने कहा था नेता जो होता है उसे लोग चुनते हैं, ये आप जानते हैं। सभी लोग जो हैं वो स्वयं उसे चुनते हैं, अपनी अभिव्यक्ति के आधार पर चुनते हैं, सोच समझ करके चुनते हैं कि भाई अच्छा आदमी, सभी कहते हैं भाई हमारा नेता यही होगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि नेता 2 प्रकार से होता है। एक होता है कि ज़बरदस्ती बढ़ जाए, पहले समझ चुके हैं, जिसे हम निरंकुश नेता कहते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता पे करता है, घात करता है। उन्मुक्त नेता जो समूह की कोई बात नहीं सुनेगा, समूह की कोई बात नहीं मानेगा। जैसे अब आज हमारे मोदी जी को कोई फैसला लेना है तो वो निरंकुश नहीं हो सकते। क्यों? हम गद्दी पे बैठाना जानते हैं तो हम गद्दी पे से हटाना भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेतृत्व प्रकार में हृदय का ही और आता है कि कोई आपके हृदय पे राज करता है, उसके आधार पर आप क्या करें, संस्थागत नेतृत्व उसको सौंप दे। जैसे सोनू सूद जी ने भी बहुत अच्छे काम किए, तो उन्होंने लोगों के दिलों पे अपनी क्या छोड़ी है, छाप छोड़ी है। अब लगभग उन्हें अपना लोग क्या मानने लगे हैं, नेता मानने लग गए हैं। ऐसे नेता नहीं राजनीति वाला कि ये एक अच्छा इंसान है, बढ़िया आदमी है, गजब आदमी है, सोनू आदमी है। तो उनके अंदर नेतृत्व की क्या ये क्षमता आई है सोनू जी सूद के माध्यम से। जैसे एक वैज्ञानिक है, एक उसके लिए असिस्टेंट वैज्ञानिक है, तो असिस्टेंट वैज्ञानिक को हमेशा मेन वैज्ञानिक की बात माननी पड़ेगी। जैसे इंस्पेक्टर की बात हमेशा कांस्टेबल को माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई उसका वो सीनियर है, उसका वो नेता है, तो इसलिए तो उसके अंदर योग्यता भी मायने रखती है।
विशेषज्ञों का नेतृत्व होता है। जैसे कृषि के अंदर कृषि वाला जो अधिकारी, उसकी बात नीचे वाले अधिकारी को माननी पड़ेगी। तो नेतृत्व के प्रकार हैं इसमें, जिसके अंदर योग्यता भी मायने रखती है और ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को क्या करना है, शेयर ज़रूर कर देना। बार बार आप लोगों से हम लोग कह रहे हैं कि तमाम प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। आप पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करें। स्कूल वाले बच्चों के लिए तो पूछे मत, तो बहुत गजब काम चला रखा है अभी तो। अब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप कक्षा में मॉनिटर किसे बनाएंगे? होशियार बच्चे को, बुद्धिमान को, होशियार बुद्धिमान को, पहलवान को। अब इसके अंदर देखिए है क्या, जो होशियार है ना वो पढ़ने में तो अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन वो भाई साहब होशियार है, बुद्धिमान नहीं है। उसको और चीज़ों का ज्ञान नहीं है, क्या कर सिर्फ पढ़ने में अच्छा है। अब जो बुद्धिमान है उसे और चीज़ें तो अच्छे से आती है, हर चीज़ में बुद्धि लगा रहता है, लेकिन पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है। तो आप किसको चुनोगे? आप उसे चुनोगे जो होशियार भी हो और जो बुद्धिमान भी हो। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। पहलवान तो हो ही नहीं सकता, क्यों? पहलवानी थोड़ी करनी है, मॉनिटर बनाया उठा फेंकना थोड़ी किसी को। तो अब आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे आप BST दो चाहे आप B.Ed दो। अब देखिए, एक विद्यालय का नेता कौन होता है? बताइए कि एक जो विद्यालय होती है उस विद्यालय का नेता कौन होता है? विद्यालय की कह रहा है, अगर कह देता कि एक कक्षा का नेता कौन होता है तो अध्यापक आता, लेकिन यहाँ जो नेता है वो कौन होंगे? हमारे प्रधानाध्यापक होंगे, क्योंकि प्रधानाध्यापक के अंडर में पूरा विद्यालय रहता है और उन्हीं के दिशा निर्देशों के आधार पर पूरा विद्यालय क्या करता है? काम करता है। तो एक विद्यालय का जो नेता है वो कौन होता है? प्रधानाचार्य जी, हेडमास्टर साहब हो गई। ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया वापस। अगला लो, टेक्निकल टीम, नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा। सही है, प्रतिष्ठा व्यक्ति होना चाहिए, सही व्यक्ति होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति हो, ये भी सही है। क्रूर व्यक्ति हो तो क्रूर व्यक्ति तो क्या नेतृत्व करेगा, छोड़ो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उच्च आदर्शों वाला व्यक्ति होना चाहिए, जिसे उच्च आदर्श होंगे तो उसके अंदर सभी अच्छे अच्छे गुण होंगे, अच्छे अच्छे गुण होंगे तो अच्छे ढंग से क्या कर पाएगा? नेतृत्व कर पाएगा। तो उच्च आदर्श वाले व्यक्ति का हम इसमें चयन करेंगे। आप लोगों को क्या करना है पता है, बार बार मैं नहीं